देश की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम दिन। लोकतंत्र की परीक्षा के नतीजों ने देश की सियासत में किसी को जश्न का मौका दिया तो किसी को मायूस किया। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजर थी। यूपी में योगी ने मैजिक किया। यूपी में योगी ने जो कहा, जैसा दावा किया, नतीजा वैसा। यूपी के लिए 9 सीटों में हुए उपचुनाव में बीजेपी 5 सीट जीत चुकी है, जबकि 2 सीटों पर आगे है। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दी। और यही वजह है कि यूपी के नतीजे सामने आने के बाद लोग योगी आदित्यनाथ के लिए कहने लगे, बंदे में है योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। उत्तर प्रदेश में चला सीएम योगी का मैच। यूपी उपचुनाव में बजा योगी का डंका। समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर सिमट कर रख देने वाले योगी को अब लोग कहने लगे हैं, बंदे में है दम। यूपी उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया कि अखिलेश का पीडीए दांव कितना कारगर रहा और सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की रणनीति कितनी असरदार रही। बटेंगे तो कटेंगे। 2027 का सेमीफाइनल कहे जाने वाले यूपी के इस उपचुनाव में योगी ने साबित कर दिया कि जब स्टीयरिंग उनके हाथ में रहेगी तो गाड़ी सरपट दौड़ती चली जाएगी। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने जहां 1 सीट जीत ली है तो वहीं 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अखिलेश की ताबड़तोड़ रैलियों के बाद भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिले करारे झटके के बाद सीएम आदित्यनाथ का यूपी उपचुनाव में जादू साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए योगी ने दिन रात एक कर दिया था। पहले विकास और फिर संवाद के फॉर्मूले को तय कर सीएम योगी ने इस उपचुनाव में भी जी तोड़ मेहनत की, जिसका नतीजा रहा कि कुंदरकी सीट पर बीजेपी बड़ी बढ़त बनाए हुए। इस सीट पर बीजेपी ने लास्ट चुनाव साल 1993 में जीता था। इसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर बीजेपी ने लास्ट चुनाव 1993 में जीता था। इसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। अब उपचुनाव में बीजेपी ने ऐसा दांव खेला है कि अखिलेश यादव का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर पाती है तो 31 साल के बाद इस सीट पर भगवा लहराएगी। इस बाई इलेक्शन में योगी ने मिशन 9 के तहत गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मंझवा और फूलपुर की जीत बरकरार रखने के साथ अन्य सीटों पर कमल खिलाने को योगी ने खूब पसीना बहाया। माफिया और मल्लिकार्जुन खड़गे उनके निशाने पर रहे तो अखिलेश यादव की नीति और नियत पर भी योगी ने निशाना साधते हुए उन्हें आईना दिखा दिया। देख सफाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है। माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। यूपी उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 13 रैलियां की। 5 दिनों के भीतर 2 रोड शो कर विरोधियों पर हमला बोला। अब यूपी उपचुनाव की सीटों का रुझान समझ लेते हैं। कटहरी से बीजेपी के धर्मराज निषाद जीत गए हैं। फूलपुर सीट पर भी सपा भाजपा में कांटे की टक्कर चल रही है। यहां बीजेपी के दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। यहां काउंटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी और बीएसपी के एजेंट के भिड़ने की भी खबर आई। मंझवा में बीजेपी की सुष्मिता मौर्य आगे चल रही हैं। खैर विधानसभा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। यहां लगातार तीसरी बार बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर काफी आगे चल रहे हैं। यहां से समाजवादी पार्टी का विधायक कभी नहीं रहा। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर ली, जबकि बीजेपी के अनुजेश यादव काफी पीछे है। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हार गए।
इस उपचुनाव में सीसामऊ सीट काफी चर्चा में रही। 20 नवंबर को हुई वोटिंग के दौरान सीसामऊ में वोटर को रोकने के आरोप में चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 सब इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए। गाजियाबाद पर बीजेपी के संजीव कुमार आगे चल रहे हैं, जबकि मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं। उपचुनाव की रैलियों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही माफिया भी योगी आदित्यनाथ के निशाने पर रहे। योगी ने साफ साफ कहा कि माफिया हटाना है और विकास के लिए फिर से कमल खिलाना है, जिसका नतीजा है कि योगी ने इस उपचुनाव में अखिलेश के लिए थोड़ा सा भी स्कोप नहीं छोड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। लोकसभा उपचुनाव के बाद यूपी का उपचुनाव योगी के लिए दूसरा लिटमस टेस्ट था। भीतरघात, विश्वासघात की खबरों के बावजूद यूपी में बीजेपी को जो नतीजे मिले, उससे योगी का ग्राफ काफी ऊपर चढ़ा है। बीजेपी को उपचुनाव वाली सीटों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी। कहा जा रहा था कि कुंदरकी, कटहरी, फूलपुर और मंझवा में भीतरघात की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली, लेकिन इनमें से 3 सीटों पर बीजेपी लीड लिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव के नतीजे लगभग साफ सामने और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं और जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दोनों। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में हर्षवर्धन जी आपके साथ करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में हालांकि एक पक्ष ये मानकर चल रहा था कि नतीजे अमूमन वैसे ही होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए के सारे खूब जोर लगाया। कहां कमजोर पड़ा पीडीए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि पीडीए का नारा लगाना और पीडीए होता हुआ दिखे, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अखिलेश यादव जो लोकसभा चुनाव में कर गए, विधानसभा उपचुनाव में क्यों नहीं कर पाए? एक तो परिवारों में ही जो सांसद हो गया, उनकी पत्नी को, किसी की बहू को, किसी के घर में, मतलब उसी तरह से दे दिया। अपने यहाँ भी तेज प्रताप यादव को दे दिया, उन्हीं के घर के, उन्हीं के बहनोई लगेंगे अनुजेश, वो भाजपा से लड़ गए। तो एक तो ये मुश्किल रही भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ योगी आदित्यनाथ को, मतलब जिसको कहते हैं कि पूरे नंबर देने पड़ेंगे। जिस 9 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, भले 5 सीटें उसके पास थी, लेकिन वो लग रहा था कि सामाजिक समीकरण के लिहाज से तो वो 2-3 सीट पर जीतने की स्थिति में थी। पूरा गेम पलट दिया और खुद पहले दिन से हमें याद है कि मिल्कीपुर गए, वो फूलपुर गए, वो हर विधानसभा सीट में गए और उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये 37 पर खड़ी समाजवादी पार्टी और 33 पर खड़ी भाजपा के पूरी तरह से टर्न अराउंड का चुनाव है। और कहना पड़ेगा कि बाबा जी ने कमाल तो कर दिया। और जो लोग कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पूरे देश में कैसे हो गए, तो जब अपना घर मजबूत रहता है तो दूसरी जगह ठीक होती है। ये योगी जी के लिए। ठीक है सर, जयशंकर जी मैं आपके पास में आऊंगा, उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं जरा महाराष्ट्र को लेकर के, जहां अभी तक के आंकड़े ये कि बीजेपी अपने दम पर 133 सीट हासिल कर चुकी है। रिपोर्ट जरा देखिए। महायुति की सुनामी, महाराष्ट्र की नई कहानी। मोदी मैजिक का कमाल, महायुति का बड़ा धमाल। चल गया बटेंगे तो कटेंगे नैरेटिव, महाअघाड़ी चारों खाने चित। महायुति का विजय रथ, एमवीए का खेल खत्म। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे महाराष्ट्र को भगवा रंग में रंग दिया। महायुति ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ऐसी जीत हासिल की है जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता ने बम्पर बहुमत के साथ महायुति के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। महायुति को रुझानों में बढ़त मिलते ही महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न का दौर शुरू हो गया। जमकर पटाखे फोड़े गए, खूब ढोल नगाड़े बजे। फडणवीस के घर से लेकर उनके दफ्तर तक, शिंदे के आवास और उनके ऑफिस में भी खूब आतिशबाजी हुई। अजित पवार के समर्थक भी जोश से भरे नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह प्रचंड जीत है। शिंदे ने कहा कि हमें सभी वर्गों का वोट मिला है, हमें ऐसी जीत मिली है जो न भूतो न भविष्यति। महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी। सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। इस बार महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति ने प्रदर्शन किया है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की ऐसी ऐतिहासिक जीत ने राजनीति में नया अध्याय जोड़ दिया। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए लगाए गए नारों ने पूरी फिजा ही बदल कर रख दी। चुनाव में जो नारा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा वो था बटेंगे तो कटेंगे। सबसे पहले ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि एक हैं तो सेफ है। अब महायुति के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र की जनता को ये नारे काफी पसंद आए। यही उसकी चाल है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। बम्पर जीत के बाद बीजेपी नेता और बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के सूत्रधार कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक हैं तो सेफ हैं, मोदी हैं तो मुमकिन है। एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। इस चुनाव में एनसीपी अजित गुट ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। नतीजे सामने आने के बाद अजित पवार ने भी जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने इस चुनाव को जिस तरह एकजुट होकर लड़ा था उसकी कमी विपक्ष के महाविकास अघाड़ी में साफ दिखाई दी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे और इस बार 65.11% वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि जो वोट फीसदी बढ़ा वो महायुति के समर्थन में ही गया। वोट शेयर के हिसाब से इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी को जहां सबसे ज्यादा 26% वोट मिले तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 12% वोट हासिल किए, जबकि एनसीपी अजित पवार का वोट शेयर 10% से ज्यादा रहा। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 11% वोट मिले, शिवसेना उद्धव गुट को 10% तो एनसीपी शरद पवार गुट का वोट शेयर 11% रहा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वाली महायुति जहां अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कई बार आपस में खींचतान भी देखने को मिली। महायुति की ऐतिहासिक जीत के जो खास फैक्टर रहे उनमें महायुति की सटीक रणनीति और जमीनी स्तर पर की गई मेहनत शामिल है। केंद्र सरकार की नीतियों और मोदी की लोकप्रियता ने भी अहम भूमिका निभाई। किसानों की भलाई, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे महायुति के एजेंडे में प्रमुख रहे। हिंदुत्व की विचारधारा और जातीय समीकरणों को साधने में भी सफल रहे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व ने महायुति को स्थिरता दी। महाविकास अघाड़ी की कमजोर रणनीति ने भी महायुति को फायदा पहुंचाया। महायुति के लिए ये जीत न सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि अब इससे जिम्मेदारी और बढ़ गई। बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के जिन वादों पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया है, अब उनको पूरा करना होगा। साथ ही साथ विकास की रफ्तार को बनाए रखना और मजबूत लोकतंत्र देना भी महायुति सरकार की जवाबदेही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र की सिचुएशन को लेकर जयशंकर जी मैं आपके पास आऊंगा सर, और दो चीजों पर जानना चाहूंगा कि क्या किसी को उम्मीद थी कि बीजेपी अपने बूते ये जो मत है उतना हासिल कर पाएगी, और दूसरा ये कि उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा डूबे इस चुनाव में, उसका फैक्टर क्या है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को भी शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि इतनी सीटें मिलेगी महायुति को या बीजेपी को, इतनी सीटें एक साथ मिलेगी जी। तो ये तो उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी। ये थोड़ा सा अप्रत्याशित है। इस तरह का चुनावी नतीजा हमने देखा था 1984 में, जब सब लोग लिख रहे थे, हम लोग भी उसमें रिपोर्ट कर रहे थे, रविवार पत्रिका के लिए मैं काम कर रहा था उस समय। सब लोग लिख रहे थे साहब इसके बीच की लड़ाई है, ये जाती है वो जाती है, और पता लगा जब मतपेटियाँ खुली तो राजीव गांधी की कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी जी, और भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो उसी तरह का जो मतलब आप देखिए ना, जितने एग्जिट पोल्स हुए, हम लोग यहाँ बैठकर भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे जेनिया का भी एग्जिट पोल था, लेकिन कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं था। अब ये कैसे हुआ, क्या चमत्कार हुआ,
एक तो कांग्रेस, ये जैकपॉट हाथ लगा है। नहीं, जैकपॉट हाथ लगा है, कांग्रेस के लिए सोचने का समय है जी। देखिए, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, आज तक उनका कुछ ढंग से काम नहीं हो रहा है, तो लड़ेगा कौन? आप खाली ईवीएम का रोना रोते रहेंगे या चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभाता है अपने ढंग से। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो विकास की मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये बात केरल में क्यों नहीं हुई, कर्नाटका में क्यों नहीं हुई, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुई, पंजाब में क्यों नहीं हुई, ये बात भी सोचने वाली है। झारखंड में क्यों नहीं? पंजाब का जिक्र किया तो पंजाब में आज आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बीच में अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे थे, एक बार सुन लेते हैं। था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था, वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया। और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। अब पंजाब के अंदर इन कामों के ऊपर दूसरी बार मोहर लगाई है पंजाब के लोगों ने। 2022 में 117 में से 92 सीट दी। आज 3.25 साल के बाद, इसका मतलब सरकार अच्छा ही काम कर रही होगी, तभी लोगों ने 3.25 साल के बाद, मैं तो इसको आज सेमीफाइनल कहूंगा, 2027 का आज सेमीफाइनल हो गया। 4 में से 3 सीट देके पंजाब के लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, इसी तरह से काम करते रहो, 2027 में 92 से भी ज्यादा सीट देंगे। और अब फरवरी के अंदर दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, हम 2013 में जीते, फिर 2015 में जीते, फिर 2020 में जीते, और अब 2025 के अंदर भी आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है। इसी दिल्ली मॉडल को दिल्ली वाले दोबारा ऐतिहासिक बहुमत देंगे और शानदार बहुमत देके फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। आज एक तरह से पंजाब के जो नतीजे हैं वो न केवल पंजाब के लिए पर दिल्ली के चुनाव के लिए भी मैं कहूँगा कि सेमीफाइनल हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई आज इस शानदार जीत के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, और पंजाब में वो कह रहे कि 3.25 साल के बाद 4 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर जनता ने मोहर लगाई और 27 का सेमीफाइनल बता रहे। एक बार फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद जो पहली चर्चा शुरू हुई वो यूं हुई कि अगला सीएम कौन होगा। सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस या मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे, जिनकी अगुवाई में महायुति ने चुनाव लड़ा और एक बार वही दोबारा सीएम बने। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 2019 में देवेंद्र फडणवीस का यह शायराना अंदाज बहुत वायरल हुआ था। उस वक्त एनडीए सरकार बनी ही थी, लेकिन अब महायुति सरकार की जबरदस्त वापसी और बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद फडणवीस का ये बयान फिर वायरल हो चला है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। अब सियासी गलियारों में यह सवाल भी गूंज रहा है कि महाराष्ट्र का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथों में रहेगा या फिर बीजेपी की दमदार जीत के सूत्रधार कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस को सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी। इस सवाल को और बल उस वक्त मिला जब महाराष्ट्र की सड़कों पर फडणवीस के पोस्टर लगे। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई। जब शिंदे और फडणवीस से इस बारे में पूछा गया तो दोनों ने यह कहकर मामले को टाल दिया, सीएम कौन होगा ये मिलकर तय किया जाएगा। ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है। अभी पहले तो अंतिम
अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, अमित भाई है, नड्डा जी और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और उनकी कुशलता को साबित किया है। तो वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई में महायुति ने ये चुनावी सफलता हासिल की है। अब बीजेपी और शिंदे गुट के बीच सत्ता का समीकरण मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती होगी। रही बात सीएम पद की, तो इसको लेकर फाइनल फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के समीकरण पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब लगातार हंगामे की बात हुई, बवाल की बात हुई, इसमें पुलिस की भूमिका पर संदेह किया गया। अखिलेश यादव उसको लेकर के हमलावर रहे, अपने सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो पोस्ट किए। ऐसी सीटें उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जहां पर हंगामे की तस्वीरें आई, पुलिस पर आरोप लगे, वहां का रिजल्ट क्या रहा, इक्वेशन क्या थी, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी उपचुनाव में जहां जहां बवाल हुआ, वहां का रिजल्ट क्या रहा, ये बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़ा बवाल मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुआ था, जहां एसएचओ का रिवॉल्वर लहराते वीडियो जमकर वायरल हुआ था। अखिलेश ने मुस्लिम वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया था। इस वीडियो को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी, पुलिस और चुनाव आयोग को घेरा। उसी सीट पर समाजवादी पार्टी हार गई। बीजेपी गठबंधन की आरएलडी उम्मीदवार जीत गई। जीत का श्रेय तो मैं अपने दोनों भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के दोनों शीर्ष नेताओं को देना चाहूंगी। एक पथराव की भी घटना देखी होगी आपने, वहाँ पर जिस तरीके की घटना आपने देखी होगी, कैसे आप देखती हैं ये सारी घटना? देखिए, उस टाइम में वहीं थी, उसी इलाके में थी। ऐसा कोई नहीं हुआ कि पथराव हुआ है, लेकिन पथराव उन्होंने आपस में ही किया है। पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं रही, पुलिस ने तो उनको रोकने का काम किया है और झगड़ा होने से रोका है। उस टाइम मेरी गाड़ी भी वहीं पे थी, आसपास में। मीरापुर मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आरोपों और पूरी जोर आजमाइश के बावजूद वो बीजेपी को हराने में नाकाम रही। कानपुर के सीसामऊ में भी उपचुनाव के दौरान भारी हंगामा हुआ था। फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए थे। इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव की खबरें भी सामने आई थी। सीसामऊ में मतदान को लेकर तनाव के हालात बने रहे, लेकिन यहां जीत हुई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी की। नसीम ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने भी जाएंगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी मेरी सीसामऊ की जनता का। उन्होंने बहुत बड़ा उनका योगदान रहा मुझे इस जीत के लिए, क्योंकि मैं हर तरफ से लड़ाई लड़ी और आखिरी में यहीं पे मुझे इंसाफ मिला। महादेव पे जल चढ़ाने गई थी, दोबारा जाएंगी मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी? हाँ जाऊंगी। मेरे देखिए जो अपने हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा, मैं तो रात में सो गई थी, इन लोग ईवीएम को देख रहे थे, इन लोगों ने निगरानी रखी है, तो मैं सबकी खुशी के लिए जो जहाँ कहेगा मैं जाऊंगी। आपको बता दें कि सीसामऊ में बुर्के में आई महिलाओं की आईडी चेकिंग को लेकर भी जमकर विवाद हुआ था। कई बूथों पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी ने भी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। ये वो वार्ड थे जिसपे सपा लगातार सवाल खड़े कर रही थी और ये कह रही थी कि इन वार्डों पर मुस्लिम वोटरों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम नतीजों की बात करें तो नतीजे जो हैं वो इससे बिल्कुल विपरीत रहे, बिल्कुल उलट नतीजे रहे। और यहाँ पर इस पूरे जो वार्ड है वहाँ पर सपा की उम्मीदवार नसीम सोलंकी को बहुमत के साथ वहाँ पर वोट मिला। यूपी उपचुनाव में सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले करहल में भी चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ था। आरोप लगा
कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने पर एक लड़की का मर्डर हो गया। इस पर जमकर हंगामा मचा था। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप यादव ने बीजेपी के अनुजेश यादव को हरा दिया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली करहल सीट एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के ही खाते में चली गई है। भाजपा ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। चुनाव के दौरान ही एक दलित लड़की की प्रशांत यादव नाम के लड़के ने गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद लड़की के पिता ने ये आरोप लगाया था कि लड़की की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने भाजपा को वोट दिया था। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की है, जिसमें 6 बीजेपी के खाते में गई और 1 आरएलडी के। वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा। जितने जोर शोर से समाजवादी पार्टी ने वोटिंग में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया, वो उतना नहीं चल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने दोनों रिपोर्ट देखी, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव तक। लेकिन उत्तर प्रदेश में नतीजों से कम यह साफ हुआ कि सपा नेता अखिलेश यादव का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो जमीन पर कारगर नहीं हुआ। यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और जिन 7 सीटों पर बीजेपी और आरएलडी को कामयाबी मिली, उसमें से 5 पर बीएसपी उम्मीदवार ने, तो 2 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के वोट काटे। और यूपी चुनाव में मायावती और चंद्रशेखर के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी वोट कटवा साबित हुए। और जो सबसे बड़ा असर पड़ा वो समाजवादी पार्टी। शनिवार को उत्तर प्रदेश में होली भी मनाई गई और दिवाली वाला जश्न भी शुरू हो गया। 2027 का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी उपचुनाव को बीजेपी ने बड़े अंतर से अपने नाम किया। द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। लेकिन इस उपचुनाव का दूसरा पहलू भी है और वो है अखिलेश यादव की सिंगल फाइट और सिंगल हार। अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला लोकसभा में जनता के सर चढ़कर बोला था, वो पीडीए फॉर्मूला इस बार बुरी तरह फ्लॉप रहा। साथ ही उपचुनाव में मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर की मौजूदगी ने भी अखिलेश के सेमीफाइनल में स्कोर करने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। यूपी के उपचुनाव में पहली बार इन चेहरों ने शिरकत की और इसका असर ये हुआ कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट कंफ्यूज हो गया और बीजेपी का हिंदुत्व बाजी मार गया। यूपी के उपचुनावों में बीएसपी पहली बार उतरी, लेकिन मायावती उपचुनाव में उतरी जरूर थी, मगर मायावती और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव से दूरी बनाए रखी। वोटिंग के दिन काफी गहमा गहमी रही, लेकिन मायावती पूरी तरह से खामोशी अख्तियार किए हुए रही। जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसका दलित वोट बेस है, तो दलित वोट बेस अगर जाता है तो भाजपा का ज्यादा कर सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को दलित वैसे भी वोट नहीं करता। दूसरी तरफ यूपी में ओवैसी की आमद और ओवैसी की अखिलेश से तलखी ने भी समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया। लक्ष्य एक ही था कि ओवैसी को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाकर प्रोजेक्ट किया जाए और ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बटोरने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए। ओवैसी ने सीधे सीधे अखिलेश पर अपना टारगेट सेट किया। जमीन महाराष्ट्र की रही, तब भी ओवैसी ने अखिलेश को निशाना बनाया। जालिमो, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए, 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। ओवैसी की मुस्लिम वोट वाली लड़ाई में समाजवादी पार्टी पर बार बार सियासी हमला संयोग नहीं बल्कि प्रयोग। ओवैसी की कोशिश AIMIM को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनाना है। हालांकि समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, पर ओवैसी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में 2027 की राह आसान करते नजर आए। अगर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर छिटक कर AIMIM में आ जाएं तो ओवैसी को नेशनल लेवल पर भी इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ सीटों पर, केवल कुछ सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन वो कैंडिडेट कहीं पे ऐसे बहुत कारगर नहीं रहे कि वो इतना बड़ा वोट चंक ले गए हों कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान किया हो। मायावती और ओवैसी की तरह आजाद पार्टी तैयार कर सियासी धार पाने की कोशिश में जुटे चंद्रशेखर आजाद ने भी अखिलेश यादव के फॉर्मूले के समीकरणों को बिगाड़ दिया। मायावती की तरह चंद्रशेखर आजाद ने भी बीजेपी की झोली में गए 7 सीटों में से 2 पर अखिलेश का काम बिगाड़ा है। चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद पार्टी ने भी कुछ सीटों पर उपचुनाव लड़ा, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं उनका 1000-1200-1500 से ज़्यादा वोट नहीं मिला है और चंद्रशेखर रावण का उनकी आजाद पार्टी का कोई खास प्रभाव इस चुनाव में नहीं।
यूपी की सियासत में मायावती और बीएसपी हाशिए पर है, लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद आगे भी अखिलेश यादव और उनके पीडीए फॉर्मूले के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। और 2027 से पहले अखिलेश यादव जीत के लिए कौन सा नया फॉर्मूला इजाद करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नतीजों के बाद एक सवाल और जोर शोर से पूछा जा रहा है कि क्या साबित हो गया कि शिंदे ही असली ठाकरे हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितनी सीट अकेले शिंदे सेना ने जीती, उतनी सीटों पर पूरा महाविकास अघाड़ी भी उनको पार करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। नतीजों में बदलते चुनावी रुझान से साफ हुआ कि उद्धव ठाकरे विरासत की राजनीति संभाल नहीं सके और विरासत को संभाला बाला साहब ठाकरे की वो एकनाथ शिंदे। लेकिन कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे एकनाथ शिंदे को एक जीत मिली है, इस रिपोर्ट में जरा वो देखिए। ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लोगों ने एकनाथ शिंदे को ही असली ठाकरे मान लिया, यानी शिवसेना का असली हकदार मान लिया। उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व का एजेंडा विरासत में मिला था, लेकिन इस चुनाव के रुझान बता रहे हैं कि उद्धव ने जैसे सब कुछ गंवा दिया हो। उद्धव ठाकरे के हाथ अब खाली हैं। कैसे, इसे समझते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे विरासत में मेरी राजनीति को संभाल नहीं सके। वो छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे और एकनाथ शिंदे ने पैरों के नीचे से सारी जमीन खींचकर महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को पैदल कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया। सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सियासी बैटल के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे, जिन्हें चुनाव के दौरान मंचों से उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ने गद्दार कहकर हर बार संबोधित किया। लेकिन अब लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने गद्दार को ही असली हकदार मान लिया है। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है। 23 नवंबर यानी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों का दिन जब रुझान सामने आए तो शिवसेना यूबीटी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महायुति के पक्ष में जनता ने भर भर के वोट दिए। और महायुति के स्कोर को 220 से ऊपर पहुंचा दिया। महाराष्ट्र की जिन 38 सीटों पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी, रुझानों में एकनाथ शिंदे ने उनमें से 70% सीटों में अपना दम दिखाया। सवाल है, क्या उद्धव का बड़बोलापन उन्हें ले डूबा? लगता है महाराष्ट्र के लोग दोनों नेताओं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे को उनकी भाषा और छवि की कसौटी पर भी कस रहे थे, और वहां पर उद्धव ठाकरे नकली और एकनाथ शिंदे असली साबित हुए। गद्दार, रावण और तलवे चाटने वाले से लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को न जाने क्या क्या कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे उतना ही बोले जितना जवाब देना जरूरी लगता था। उद्धव के बयान पर एकनाथ शिंदे ने बहुत सधा हुआ रिएक्शन दिया। एकनाथ शिंदे ने खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस होने का दावा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की हिकारत भरी भाषा के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। लाल रंग के सोफे पर बाल ठाकरे की तस्वीर रख चरणों में घुटनों के बल बैठकर एकनाथ शिंदे बाला साहब को देवता की तरह पूजते रहे, और असर इतना ज्यादा हुआ कि लोग एकनाथ शिंदे के साथ हो गए और उद्धव ठाकरे मन महसूस कर रहे थे। रुझानों में एकनाथ शिंदे को अकेले दम पर जितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वो पूरी महाविकास अघाड़ी से ज्यादा है, और उद्धव ठाकरे के हिस्से में इज्जत बचाने लायक सीटें भी नहीं आ रही। मातोश्री में बैठकर भी उद्धव ठाकरे को मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना पार्टी विद डिफरेंस कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के बूते ही हुआ करती थी। ज्यादा प्रयोग उनके हिस्से की पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होते दिखाई दे रहे हैं।
अब तो बीजेपी के साथ जाने की बातें भी जैसे खत्म हो गई हैं, जो चुनावों के दौरान काफी चर्चा में थी। साथ ही एक बात तो पक्की है, अगर ठाकरे परिवार ने बाउंस बैक की कोशिश नहीं की तो मानकर चलना होगा कि महाराष्ट्र ठाकरे परिवार मुक्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजों के साथ कई तस्वीरें साफ हुई। महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपने अपने दावों और अपने अपने एजेंडे के साथ इस चुनावी संग्राम को लड़ा। जिसमें महाविकास आघाड़ी को मुसलमानों का समर्थन मिला तो बीजेपी भी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर रही, लेकिन जो नतीजे आए उसने इस पूरे टूल किट को फेल भी किया। शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने बड़े बड़े सियासी पंडितों के आकलन को फेल कर दिया। महायुति की जीत का जो प्रतिशत महाराष्ट्र में सामने आया, उसने विपक्ष की भी नींद उड़ा दी। दोनों ही दलों ने अपने अपने दांव चले। एमवीए ने मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखा तो महायुति हिंदुत्व के एजेंडे पर डटी रही। और नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र में मौलानाओं का जिहादी टूल किट फेल हो गया। राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है, ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ जब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात की और इसके लिए उन्होंने खुलकर 17 शर्तें भी रखी थी, जिसमें मुस्लिमों को 10% आरक्षण और आरएसएस पर बैन जैसी शर्तें शामिल थी। इन शर्तों के साथ एमवीए को उलेमा बोर्ड ने सपोर्ट किया। वही मौलानाओं ने भी खुलकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांगा, लेकिन ना अपील काम आई ना कोई दलील। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। मौलाना जहां महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए आगे आए तो देवेंद्र फडणवीस ने भी इस वोट जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपनी चुनावी रैलियों में देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर बोले और साफ कर दिया कि जिन्हें हिंदुस्तान पसंद नहीं वो पाकिस्तान चले जाएं। वोट जिहाद के खिलाफ फडणवीस का अभियान नतीजों की जीत के साथ जब अंजाम तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी वजह भी बताई। प्रधानमंत्री जी ने एक जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, सब समाज को साथ में लाने वाली जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी, महाराष्ट्र के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है और महाराष्ट्र के सभी समाजों ने एक साथ मिलकर एक बड़ा मैंडेट हमको दिया है। मुझे लगता है कि आज निश्चित रूप से जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते थे, जो डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते थे, उनको करारा जवाब जनता ने ही दिया है और प्रधानमंत्री जी की बात को लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया। महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए को उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से उनकी झोली में गिरेगा, जीत की राह आसान होगी। मौलानाओं और उलेमा बोर्ड ने भी समर्थन किया, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर दाव उल्टा पड़ता दिखा और वोट जिहाद का टूल किट पूरी तरह से फेल हो गया। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात वायनाड उपचुनाव की, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी की जीत के अंतर को पीछे छोड़ दिया। वायनाड से भारी मतों से प्रियंका ने जीत दर्ज की। उसके बाद नेहरू गांधी परिवार के तीनों सदस्य यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ संसद में। प्रियंका जीत गई। कांग्रेस अपने सहयोगी उधर जेएमएम के साथ झारखंड में भी दोबारा सत्ता में लौटने वाली है, लेकिन महाराष्ट्र में आघाड़ी की हार की वजह से तेज बौखलाहट भी है और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाना शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार वायनाड से सांसद। प्रियंका गांधी वाड्रा अब सांसद बन गई हैं, माननीयों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत गई हैं। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there. अब सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड में ऐतिहासिक जीत के मायने क्या हैं? प्रियंका की जीत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, क्योंकि इससे कई साल के बाद पहली बार
नेहरू गांधी परिवार के तीनों सदस्यों सोनिया, राहुल और प्रियंका को संसद में प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। राहुल गांधी रायबरेली से तो सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हैं। अब प्रियंका भी वायनाड से संसद पहुंचेंगी। वायनाड में राहुल गांधी की 2019 की जीत को एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया था, जिसने कांग्रेस के उत्तर भारत में खराब प्रदर्शन के बाद एक सेफ गढ़ मुहैया कराया था। वायनाड में प्रियंका के अभियान ने इस बुनियाद का फायदा उठाया। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा ने 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यहाँ सीपीआई के सत्यन मोकेरी दूसरे और भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर रही। जीत वायनाड में मिली, लेकिन जीत का जश्न दिल्ली में भी मनाया गया। पति रॉबर्ट वाड्रा ने मिठाई बांटकर प्रियंका की जीत का जश्न मनाया। साथ ही प्रियंका की जीत की खुशी में डांस भी किया।